हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम आपके क्लास 7 की उर्दू की जो बुक थी उसका सबक नंबर 9 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था आपका मौलाना मोहम्मद अली जौहर। यानी सबक में हमने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में पढ़ा। चलिए, जो बचा हुआ सबक आज हम उसे पढ़ते हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली से बियत है। बियत मतलब होता है कि मुरीद होना। तो ही कहा जा रहा है कि मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई जो थे वो अब्दुल बारी मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली से क्या थे, मुरीद थे। उन्होंने दोनों भाइयों को अपने मदरसा निज़ामिया की जानिब से मौलाना की एजाज़ी डिग्री अता की थी और मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली ने अपने मदरसा निज़ामिया की तरफ जानी मतलब तरफ से मौलाना की एजाज़ी डिग्री जो है उन्हें अता की थी, यानी दी थी। मोहम्मद अली ने शेरगोई का आगाज़, शेरगोई मतलब होता है शेर कहना, आगाज़ मतलब होता है शुरुआत। मौलाना ने शेरगोई की शुरुआत भी 10 साल की उम्र में कर दिया था। यानी जब वो 10 साल के थे तो उन्होंने शेर कहना जो है शुरू कर दिया था। जब वे अपने भाई जुल्फ़िकार अली खां गौहर के साथ दाग दहलवी के पास जाया करते थे, जो उस वक्त रामपुर में नवाब के उस्ताद की हैसियत से मुकीम थे। मुकीम मतलब आपका होता है रहना या ठहरा हुआ। यानी कहा जा रहा है कि जब मौलाना अली जो थे मोहम्मद अली जो थे वो अपने भाई जुल्फ़िकार अली खां के साथ दाग दहलवी के पास जाया करते थे, जो उस वक्त वहाँ के रामपुर यानी जो रामपुर में नवाब थे उनके उस्ताद की हैसियत से, यानी उनके उस्ताद के होने की हैसियत से वहाँ पे ठहरे हुए थे। चूँकि बड़े भाई गौहर तखल्लुस करते थे, गालिबन दाग ही के मशवरे से मोहम्मद अली ने अपना तखल्लुस जौहर अख्तियार किया। यानी कहा जा रहा है कि मोहम्मद अली के बड़े भाई जो थे वो अपना तखल्लुस गौहर रखते थे, इसीलिए उन्होंने गालिब से मशवरा करके उनसे राय लेकर अपना तखल्लुस जो है जौहर रख लिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अलीगढ़ की में तालीम हासिल करने के दौरान ही जलसों और मुशायरों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और एक अच्छे शायर व मुकर्रर की हैसियत से नाम पैदा कर लिया था। मुकर्रर मतलब आपका होता है कि तकरीर करने वाला, और आपका मुशायरा मतलब होता है शेर गोई या शेर ख्वानी की महफिल, यानी जहाँ पे शेर पढ़े जाए कहे जाए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अलीगढ़ में अब तालीम हासिल करने के दौरान यानी उसके साथ साथ ही जलसों और मुशायरों में वो हिस्सा लेने लगे थे और वहाँ पे शायरी और तकरीर जो है कहने लगे थे। तो शायरी और तकरीर में भी अपना नाम उन्होंने पैदा कर लिया था। आगे चलकर लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाले जलसों में भी हिस्सा लेते रहे। उसके बाद कहा जा रहा है कि वो आगे चलकर लंदन की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी उसमें भी उसके होने वाले जलसों में भी वो हिस्सा लेते रहते थे और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते थे। सलाहियतों मतलब होता है यानी खूबियों का लोहा मनवाते रहते, यानी कि अपनी सलाहियतों अपनी खूबियों की बात जो है मनवाते रहते, यानी उनकी इस सलाहियतों की वजह से उनकी खूबियों की वजह से लोग जो थे उनको पसंद करते थे। जब रामपुर की मुलाजिमत साजिशों का निशाना बनी तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इस्तीफ़ा दे दिया और बड़ौदा गुजरात जाकर मुलाजिमत की। वह 1910 तक वहीं मुलाजिमत करते रहे। कलकत्ता उस वक्त मुल्क की राजधानी थी। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब रामपुर की मुलाजिमत जो रामपुर की नौकरी थी वो साजिशों का निशाना, यानी लोग जो थे उनकी नौकरी के जब पीछे पड़ गए तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इस्तीफ़ा देना मतलब होता है कि काम को छोड़ देना। उन्होंने वहाँ पे इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया और बड़ौदा गुजरात जाकर वहाँ मुलाजिमत मतलब नौकरी की। 1910 तक वहीं मुलाजिमत यानी 1910 तक जो थे वो वहीं पर नौकरी करते रहे। कलकत्ता उस वक्त मुल्क की राजधानी थी, यानी कहा जाए कि उस वक्त जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी मुल्क की। 16 जनवरी 1911 में कलकत्ता से उन्होंने एक अंग्रेज़ी हफ्त रोज़ा अखबार कामरेड जारी किया जो बहुत मकबूल हुआ। यानी कहा जा रहा है 16 जनवरी 1911 को मोहम्मद अली ने कलकत्ता से उन्होंने एक अंग्रेज़ी हफ्त रोज़ा यानी कि हफ्तावारी वीकली यानी हफ्ते में निकलने वाला एक अखबार कामरेड जारी किया जो बहुत मकबूल मतलब तो पसंद किया गया, जो लोगों द्वारा जो है लोगों को बहुत ही पसंद आया। दारुल हुकूमत कलकत्ता से दिल्ली मुंतकिल होने पर 1912 में कामरेड को दिल्ली से जारी करने लगे। यानी दारुल हुकूमत मतलब होता है कि राजधानी, यानी जब वो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ गए तो वहाँ से वो है 1912 में कामरेड को दिल्ली से जारी करने लगे। वहाँ से जो है
उस रिसाले को उस अखबार को निकालने लगे। 1913 में उन्होंने एक उर्दू अखबार हमदर्द दहली से निकाला। उसके बाद 1913 में उन्होंने एक उर्दू अखबार हमदर्द को दहली से निकाला, यानी रिसाला जो है उनका वहाँ से अखबार जो है वहाँ से उनका छपा निकला। मौलाना एक अहम इनकलाबी मजमून की अशात के जुर्म में अंग्रेज़ों के कामरेड अखबार की ज़मानत ज़ब्त कर ली और नतीजतन अखबार बंद हो गया। यहाँ कहा जा रहा है कि मौलाना ने एक अहम इनकलाबी मजमून जो है वो शाये किया था। मतलब शाये करने के जुर्म में उन्होंने अंग्रेज़ों ने जो है उन्होंने का कामरेड अखबार जो है उसकी ज़मानत ज़ब्त कर लिया, यानी छीन ली थी, और नतीजा ये हुआ कि वह अखबार जो है वो बंद हो गया। 31 अक्टूबर 1924 को कामरेड दोबारा जारी हुआ, लेकिन जनवरी 1926 में उसे फिर बंद करना पड़ा। यानी कहा जा रहा है 31 अक्टूबर 1924 को कामरेड अखबार जो था वो दोबारा जारी हुआ, लेकिन जनवरी 1926 में उसे फिर से बंद करना पड़ा। उस वक्त ये अंग्रेज़ी का मकबूल अखबार था। यानी कहा जा रहा है उस वक्त जो ये अखबार था वो अंग्रेज़ी ज़बान का सबसे मकबूल यानी सबसे पसंदीदा अखबार था। हमदर्द अखबार मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने हकीम अजमल खां के मशवरे से जारी किया था। ये उर्दू टाइप पर पहला अखबार था। अगस्त 1915 को ये अखबार बंद हो गया। 1924 से ये भी दोबारा निकलने लगा। जब 20 मई 1928 को मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूरोप के सफ़र पर गए तो मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी उसके इंचार्ज बने और मौलवी अब्दुल हक अब्दुल हलीम शरर उर्दू का और काजी अब्दुल गफ्फार ने उसकी मुआवनत की। कहा जा रहा है कि हमदर्द अखबार मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने हकीम अजमल खां के मशवरे से यानी उनकी राय पर जो है लिखा था, जारी किया था। ये जो था उर्दू टाइप यानी उर्दू ज़बान का जो था पहला अखबार था उर्दू टाइप का। अगस्त 1915 को ये अखबार बंद हो गया। उसके बाद अगस्त 1915 को ये अखबार बंद हो गया। फिर 1924 से ये दोबारा निकलने लगा और जब 20 मई 1928 को मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूरोप के सफ़र पर गए तो मौलाना अब्दुल माजिद जो थे इसके इंचार्ज बने और मौलवी अब्दुल हक अब्दुल हलीम शरर काजी अब्दुल गफ्फार ने इसकी मुआवनत मतलब था मदद करना, उनकी जो है मदद की। अखबार के अजरा से मौलाना मोहम्मद अली जौहर का मकसद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम करना और अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ तंजीमें बनाना था। यानी कहा जा रहा है कि इस अखबार का मतलब ये था कि इसका मकसद ये था लिखने का कि ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों में इत्तेहाद यानी भाईचारे का जो रवैया है वो आ जाए, वो आपस में मिल के रहने लगे और अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ तंजीमें मतलब संगठन या जमात बनाना, यानी उनके ख़िलाफ़ जो है संगठन बनाना। यानी जब हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तो अंग्रेज़ी हुकूमत को जो है आसानी से हराया जा सकता था। वह हुकूमत मुखालिफ मुनसिफ मिजाज व हक गो इंसान ही अच्छा सहाफ़ी हो सकता है। अंग्रेज़ हुकूमत ने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर दोनों भाइयों को कैद कर दिया। कुल मिलाकर वह हुकूमत मुखालिफ तंजीमों की जिद्दोजहद की सिमत भी एक करना चाहते थे। इन एडिटर के सहाफ़ती नज़रियात उसके किरदार के आईनेदार होते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है हुकूमत के मुखालिफ यानी जो हुकूमत जो थी अलग अलग थी उसकी तंजीमों को यानी जो उसकी तंजीम थी उसको क्या करना चाहते थे, एक करना चाहते थे। उनकी यानी उनके संगठन या जमात को जो है एक करना चाहते थे, एक सिमत में लाना चाहते थे। और फिर देखिए कहा जा रहा है एडिटर के सहाफ़ती नज़रियात यानी एक पत्र यानी एक लेख अखबार लिखने वाले या किसी कहानी को छापने वाले की जो नज़रियात होते हैं यानी देखने का जो नज़रिया होता है उससे किरदार के आईनादार होते हैं, वो बताते हैं कि उसका किरदार किस तरह का है। और एक गैर जानिबदार मुसन्निफ़ मिजाज व हक गो इंसान ही अच्छा सहाफ़ी हो सकता है। और एक गैर जानिबदार मतलब किसी एक की तरफ ना होना या किसी एक की पैरवी ना करना, बल्कि दोनों को एक यानी हर किसी को एक समान देखना, एक समान रखना। तो ही कहा जा रहा जो ऐसा करता वही इंसान ही जो होता है मिजाज व हक गो वो अच्छा सहाफ़ी यानी अच्छा पत्रकार या अच्छा अखबार लिखने वाला या रसाइल को छापने वाला हो सकता है, अच्छा सहाफ़ी हो सकता है, अच्छा पत्रकार हो सकता है।
अंग्रेज़ हुकूमत ने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर, कहा जा रहा है फिर अंग्रेज़ हुकूमत ने क्या किया, बेबुनियाद यानी बिना मकसद के इल्ज़ाम, गलत इल्ज़ाम लगाकर उन दोनों भाइयों को कैद कर लिया। कुल मिलाकर 5 साल की नज़रबंदी के बाद 1919 को अली बिरादरान रिहा किए गए, तो उन्होंने 1920 में तहरीक खिलाफत और तहरीक तर्क मुआलात की तरफ तवज्जो मरकूज़ कर दी। यानी कहा जा रहा है कि जब उन्हें कैद किया गया उसके बाद 5 साल नज़रबंदी यानी 5 साल उन्हें जेल में रखा गया। उसके बाद 1919 को अली बिरादरान जो है रिहा किया गया, उन्हें जेल से छोड़ा गया। फिर देखिए कहा जा रहा है कि जब वे जेल से रिहा हो गए तो उन्होंने 1920 में तहरीक खिलाफत मतलब होता है खिलाफत आंदोलन और तहरीक तर्क मुआलात मतलब अदम ताउन क्या की तरफ तवज्जो मरकूज़ कर दी यानी शुरू कर दी। अंग्रेज़ हक्काम ने नवाब हामिद अली खां पर दबाव डाला कि मोहम्मद अली बागियाना सरगर्मियों से बाज नहीं आ रहे, उनको रोका जाए। लिहाजा नवाब हामिद अली खां ने रियासत में उनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी और जिलावतनी का हुक्म दे दिया। कहा जा रहा है कि जब वह ये सब करने लगे तो अंग्रेज़ हक्काम ने नवाब हामिद अली खां पर दबाव डाला कि मोहम्मद अली जो है अपनी बागियाना मतलब होता है कि उनके खिलाफ साजिशें सरगर्मियों करना यानी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना, इनकलाबी रिसाले निकालना, ये सब बंद नहीं कर रहे, उससे बाज नहीं आ रहे, उनको रोका जाए। उसके बाद वो क्या करते हैं, नवाब हामिद अली की उन्हें हामिद अली खां को जो है रियासत में उनके दाखिले पर पाबंदी लगा देते हैं, उन्हें जिला वतनी यानी देश से निकाले जाने का हुक्म दे देते हैं। दीगर कौमी रहनुमाओं के साथ मौलाना जौहर ने भी इन तहरीकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। एक अरसे के लिए उनका कद कौमी रहनुमाओं और आज़ादी वतन के मतवालों में सबसे बुलंद हो गया था। यानी कहा जा रहा दीगर कौमी रहनुमाओं जैसे बहुत से कौमी रहनुमा थे, देश से मोहब्बत करने वाले लोग थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले जो लोग थे, उनमें जो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी तहरीकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था एक अरसे के लिए, यानी कुछ अरसे के लिए जो था उनका कद कौमी रहनुमा के आज़ादी वतन के मतवालों में सबसे बुलंद हो गया था। उनका नाम जो था आज़ादी वतन के मतवालों में सबसे बुलंद हो गया था उनका नाम। उसी दौरान मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अंसारी जैसे रहनुमाओं ने मिलकर 1920 में दिल्ली में एक कौमी तालीमी इदारा कायम किया जो अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नाम से मशहूर है। यानी कहा जा रहा है उसी दौरान क्या करते मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल, डॉक्टर मुख्तार अंसारी, ये सारे रहनुमा क्या करते हैं 1920 में दिल्ली में एक कौमी तालीमी इदारा कायम करते जो अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नाम से जाना जाता है, मशहूर है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मुल्क को आज़ाद कराने की खातिर बड़ी सख्तियाँ और परेशानियाँ बर्दाश्त की। अंग्रेज़ हुकूमत ने आज़ादी पर हिंदुस्तानी लीडरों के साथ बातचीत के लिए इंग्लिस्तान में एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें मौलाना जौहर भी शरीक हुए और उन्होंने अपनी तकरीर में अंग्रेज़ों से अंग्रेज़ी में कहा, यानी कहा जा रहा है मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे वो मुल्क को आज़ाद कराने की खातिर उन्होंने बड़ी सख्तियाँ और परेशानियाँ बर्दाश्त की थी, यानी सही थी। उसके बाद अंग्रेज़ हुकूमत जो होती है वो आज़ादी पर हिंदुस्तानी लीडरों के साथ बातचीत करने के लिए इंग्लिस्तान में एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाती है। उसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी शरीक होते हैं, यानी जाते हैं और वो अपनी तकरीर में अंग्रेज़ी में कहते हैं अंग्रेज़ों से, मैं गुलाम मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। अगर हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं दी गई तो फिर मुझे यहाँ कब्र के लिए जगह देनी होगी। ये अल्फाज उनके दिल से निकले थे और दिल से निकलने वाली हर बात में बकौल अल्लामा मोहम्मद इकबाल बहुत असर होता है। यानी कहा जा रहा है वो कहते हैं अंग्रेज़ों से कि मैं गुलाम मुल्क में, यानी हिंदुस्तान जो था वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में था, तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं ग़ुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा। अगर हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिली तो फिर मुझे यहाँ पे कब्र बनाने के लिए जगह देनी होगी। फिर ये अल्फाज जो थे उनके दिल से निकले थे, जैसा कि मौलाना इकबाल कहते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। यानी कि अल्लामा इकबाल का कहना है कि दिल से जो भी बात निकलती है वो असर रखती है, यानी तुरंत उसे हम नहीं पूरा कर सकते लेकिन ऊपर वाला उसे ज़रूर पूरा करता है। उसी तरह कहा जा रहा है कि ये बात जो थी उनके दिल से निकली थी, इसलिए उनकी बात जो ये थी बहुत असर रखती थी। मौलाना मौसूफ़ की आरज़ू पूरी हो गई। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के कुछ देर बाद ही 1931 को
दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। उनकी वफ़ात से कौमी रहनुमा और ख़ासकर गांधी जी को बहुत सदमा पहुंचा। हिंदुस्तान की फ़िज़ा कुछ वक्त के लिए सोगवार हो गई। उन्हें वसीयत के मुताबिक फ़िलिस्तीन में दफन किया गया। यानी कहा जा रहा है मौलाना मौसूफ यानी मौलाना जौहर की जो बात होती है वो सही साबित हो जाती है, उनकी आरज़ू पूरी हो जाती है। जब गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस ख़त्म होता है, उसके कुछ देर बाद ही 1931 को उन्हें दिल का दौरा पड़ता है, उनका इंतकाल हो जाता है। उनकी वफ़ात यानी उनकी मौत के बाद जो कौमी रहनुमा थे, खासकर गांधी जी को जो है बहुत दुख होता है, उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है। हिंदुस्तान की फ़िज़ा यानी हिंदुस्तान की माहौल में जो था सोगवार यानी मगमूम का माहौल जो है वो छा जाता है। और उन्हें उनकी वसीयत मतलब होता है मरने से कब्ल कोई बात की जाए या कोई ख्वाहिश जाहिर की जाए, तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो था उन्हें फ़िलिस्तीन में ही दफन किया गया। तो बच्चों ये जो आपका सबक था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इस सबक से हमने ये जाना कि हमारा मुल्क जब अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में था जो कौमी रहनुमा थे उन्होंने किस तरह मुसीबतें परेशानियाँ झेल कर बर्दाश्त करके इस मुल्क को जो है आज़ाद कराया है। तो आप इस सबक को पढ़िए और समझिए।